देखिए, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर थर्ड, चैप्टर थ्री फंडामेंटल राइट। ठीक है, चैप्टर थ्री फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं। भारत में तो फंडामेंटल राइट नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कब? आजादी से पहले। कि भाई भारत वालों को कोई फंडामेंटल राइट कभी मिले हो सकता है कि वैदिक युग की बात अलग हो, वहां पर मिले हो, बाकी तो कहीं पर भी फंडामेंटल राइट भारत में नहीं थे, क्योंकि भारतीयों ने शुरू से क्या किया है? गुलामी की थी, है ना। ये फंडामेंटल का सोर्स इंडिया से तो नहीं हो सकता, कहीं बाहर से लिया है। तो कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है? अमेरिका। तो ये कहाँ से लिया है? हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया संविधान के किस भाग को कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो संविधान के भाग तीन, चैप्टर थर्ड को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? इसके अलावा बिल ऑफ राइट्स भी थे। मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा जाता है? भाई देखो, इंग्लैंड के जो राजा था, कौन? जॉन, किंग जॉन। कौन था? किंग जॉन। इसे ऐसे एहसास हुआ कि भाई लोग मेरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे, कि लोग अपनी बात मेरे को खुलकर नहीं बता पा रहे। इसलिए क्या जरूरी है कि लोग मेरे से खुल कर के मिले और खुल कर के मेरे साथ बात करें। इसलिए उसने सबसे पहले इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, और पूरे विश्व में पहली बार अधिकार किससे दिए गए थे? जिस बिल से दिए गए थे, उस बिल का नाम था मैग्ना कार्टा, और ये 1215 में सबसे पहली बार दिया। कब? 1215 सबसे पहले दिया। तो इंग्लैंड वालों को जिस बिल से सबसे पहले राइट मिला, उसको क्या बोलते हैं? और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में सबसे पहले मिला फंडामेंटल राइट। तो इंग्लैंड वालों का मैग्ना कार्टा और भारत का भाग तीन बराबर हो गया। क्यों? क्यों बराबर हो? ये नहीं है कि दोनों में राइट बराबर है, इसलिए ये बराबर हुआ कि इंग्लैंड वालों को मैग्ना कार्टा से मिला है सबसे पहले राइट, और भारत वालों को भाग तीन से पहली बार राइट मिले। इसलिए कि ये चैप्टर थर्ड पहली बार इंडियंस को क्या दे रहा है?
फंडामेंटल राइट्स। और मैग्ना कार्टा इंग्लिश लोगों को सबसे पहले क्या किया गया है, राइट दिए। बराबर नहीं है, उस वक्त कुछ राइट ही दिए थे, लेकिन उनको पहली बार वहां मिला और हमें पहली बार चैप्टर 3 में मिला। और कितनी तारीख को मिला, 26, कल संविधान दिवस है। कितने साल लग गए, लगा लो। कितने पीछे हैं, नहीं भाई, कितने पीछे हैं हम किससे, लगा लो। कि उन्हें राइट कब मिल गया था सबसे पहली बार, और हमें है। तो ये कितने साल लग गए, 735 साल बाद में। तो इतने साल पीछे किससे, आगे बात समझ। तो हमें सबसे पहले क्या किया गया, भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया। ठीक। अब भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए, कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। मैं जब जेएलओ का इंटरव्यू देने गया था तो व्यास जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि एक बात बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स, कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर। नहीं, कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर? तो देखो, फंडामेंटल राइट्स तो क्या है, हर देश के अपने राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर तय होते हैं। इसके लिए ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हमने सबसे पहले किया है। ठीक है। तो इसके लिए एक्ट भी बना है हमारे यहाँ पर। तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट वो है जो संविधान के भाग 3 में दिए। आगे बात समझ में कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, वो लीगल राइट्स कौन से, विधिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए। आगे बात समझ। एक बात बताओ, राइट और लीगल राइट में क्या फर्क होता है। और भाई देखो, राइट का मतलब होता है पावर, शक्ति। राइट का मतलब क्या है, शक्ति। एक बात मैं बताऊं आपको, एक एक्ट है, आरटीआई एक्ट। ठीक। पहले अगर आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई सूचना लेनी होती थी तो आप एप्लीकेशन लगाते। ठीक। फिर उस संबंधित बाबू के पास जाते और उसकी खिदामत करनी पड़ती। बाबू, अरे बैठो चाय पियो। तो फिर वो कहा चाय मंगाओ, चाय मंगाओ स्टाफ के लिए। चाय मंगानी पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त इंफॉर्मेशन लेना आपका राइट नहीं था। आप चाहते थे कैसे भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर वो यार आज बाबू कहता है यार मैं आज थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ, आप कल आओ यार। कल आप जा रहे हो, फिर बाबू के साथ बैठे हो, बाबू हंस रहा है तो आपको जबरदस्ती उसके साथ हंसना पड़ रहा है, कोऑपरेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास में क्या नहीं था, इसलिए आप उसकी खुशामद कर रहे थे। बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, कब, 2005। राजस्थान में 2002 में आ गया था, वो सेंट्रल लेवल पे।
स्टेट का जो आया था पहले, इंफॉर्मेशन किसका सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट ने पहले बना दिया था हमने, फिर बाद में 2005 में। उसके बाद में अब बाबू की किस्मत करने की जरूरत है क्या? हमने इंफॉर्मेशन लगा दी और वो कहा अब ये तेरी टेंशन है, महीने भर में दे, नहीं तो अपील करूंगा, तनख्वाह से तेरे से पैसे उड़ लूंगा। तो इसको बोलते हैं राइट। और ये क्या है? लीगल राइट। यानी कोई राइट जो आपको विधि से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? विधि से मिला हुआ है, उसको बोलते हैं विधिक अधिकार। इसके अलावा राइट तो इलीगल भी हो सकता है। जैसे मान लो आपको पैसों की जरूरत है, आपने कहा कि सर मेरे को 2 महीने के लिए 10,000 रुपये उधार लो, मैं 20% महीने का ब्याज लूंगा। अब आपकी तो फंसी हुई है, वो कहा ले लेना यार, आप तो दो, मैंने आपको 20,000 रुपये उधार दे दी। अब 2 महीने बाद में कितने रुपए लूंगा मैं आपसे ब्याज के? तो 8,000 रुपये लूंगा कि नहीं लूंगा? लूंगा कि नहीं लूंगा? और वो 2 महीने के 8,000 रुपये की कोई लो परमिशन देता है क्या? देता है क्या? और इस प्रकार से जो मैं वसूली कर रहा हूं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मेरे को अधिकार तो है, लेकिन ऐसा अधिकार कोई विधि नहीं। और ऐसा अधिकार कौन से में? इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में क्या है? नल एंड वॉइड। आगे बात समझ। ऐसे में ध्यान रखना, एक ब्याज माफिया चल रहा है। और अगर कोई दोस्त अगर इसका शिकार हो गया हो आपका, उसे सलाह दे देना कोई जरूरत नहीं है ऐसे पैसे देने की, चाहे कितना ही लिखिया है। आगे बात समझ। कितना ही लिख करके आ गए हो, कोई वसूल नहीं कर सकता, कोई सिविल कोर्ट रेमेडी नहीं दिला सकता, न कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कर सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए हैं वो सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नल एंड वॉइड। अब अधिकार तो है, लेकिन विधि नहीं दे रही, इसलिए ये लीगल राइट्स हैं। समझ गए? फंडामेंटल राइट कौन से हैं? वो जो संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। और भाग 3 में दिए गए अधिकार किसको दिए गए हुए हैं? कि जो सारे अधिकार हैं वो किसको दिए हुए हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ, जैसे 20, 21 और 30, ये 3 आर्टिकल हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ आल्सो किसको? एलियंस को भी मिला हुआ है। एलियंस को भी मिला, विदेशियों को भी मिला। और ह्यूमन राइट्स में कौन से राइट आएंगे? भाई वो अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटी करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स तो है ही पहला। दूसरा वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरप्रिटेशन करके, किसने? कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके जिसे ह्यूमन राइट्स माना है, वो अधिकार। और तीसरा वो सब्जेक्ट, वो राइट्स जो हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए। अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं ना, उन संधियों में जो हम अधिकार मानते हैं, उन अधिकार तो यानी फंडामेंटल प्लस ये 2 अधिकार जो संविधान द्वारा क्या है? मान्यता प्राप्त है, और अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा हमें क्या है? स्वीकृत है। इसको हम क्या कहते हैं? समझ गए? भाग 3। ठीक है। अब भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में
ये चैप्टर 12 से शुरू होता है, सेक्शन आर्टिकल, और कहां पे खत्म होता है? 35। और जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं वो 14 से लेकर 32 में दिए हुए हैं। ठीक। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट दी हुई है। पहला ऑप्शन आपको देता है 12 से 35, दूसरा 14 से 32, तीसरा 12 से 32, और चौथा 14 से 35। कौन सा होगा? तो भारत के संविधान में राइट्स, मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? 12 से 35, 14 से 32, 12 से 32 या 14 से 35 है? 12 से 35। ध्यान रखो कि संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में है ना, और भाग 3 कहाँ है? 12 से लेकर 35 तक। तो इसका उत्तर क्या होगा? 12 से लेकर 35, न कि 14 से लेकर 32। आगे बात समझ? क्यों? क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए हुए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट दिए हुए हैं। जो राइट दिए हुए हैं वो किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट दिए हुए, न कि इंडिविजुअल्स के विरुद्ध, यानी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। समझ गए? तो जो आपका उत्तर होगा कि कहां दे रखा है, क्योंकि भाग 3 पूरा आएगा, न कि भाग 3 का पार्ट है। समझ गए? अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो व्यक्ति को दिए हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो अधिकार दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में, वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी क्षमता का अधिकार। क्या दिया हुआ है? पहला अधिकार क्या है? क्षमता का अधिकार। आर्टिकल कहां पर? आर्टिकल 14 से लेकर 18, है ना? फिर हमने, देखो एक चीज बताऊं, जब हम संविधान बना रहे थे, आप ये सोचो कि संविधान बनाने वालों की सोच को सोचो। इन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा इक्वलिटी बिफोर, ठीक, और ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण क्या है? इसका मतलब विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। देखो, एक दिन एक स्टोरी पढ़ी मैंने, उस स्टोरी में बिल्कुल अच्छी बात थी कि एक अमीर का बच्चा पैदा होता है, अमीरी में रहता है,
शिक्षा प्राप्त करता है और कुछ भी करे, वो बाद में भी अमीर ही रहता है। एक्सेप्शनल कंडीशन में गरीब हो जाए तो बात अलग है। इसी प्रकार गरीब का बच्चा, वो गरीबी की शिक्षा लेता है, जिम्मेदारियों में दबा रहता है और पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारता है। और एक्सेप्शनल कंडीशन में कोई ऊपर बढ़ जाता है। वो केवल एग्जाम्पल होते हैं, रूल नहीं होता। रूल और एग्जाम्पल होना अलग बात। अब आप ये कहो कि साहब रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बन गया, वो एक्सेप्शन है। हर रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस नहीं बनता। आगे बात समझ। तो वो क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो जिस दिन हमने संविधान बनाया उस दिन हमने ये माना कि हर व्यक्ति क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। लेकिन उस दिन क्या सब बराबर थे? समाज में दो वर्ग तो थे, एक स्वर्ण वर्ग और एक दलित वर्ग। और अगर इनको समान मान लिया जाए तो वही सिद्धांत लागू रहता कि स्वर्ण वर्ग हमेशा स्वर्ण रहता और दलित वर्ग हमेशा दलित रहता। इसलिए हमने ऑप्शन में, ध्यान रखना यहां वर्ड और यूज किया है, इसके क्या किया है, ऑप्शन में दूसरा राइट क्या लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया है। तो भाई उस दिन हम समान नहीं। आज समाज की स्थिति क्या है, इसलिए हमने अडॉप्ट किया क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात समान के साथ समान व्यवहार। और अगर कोई व्यक्ति समान नहीं है तो स्टेट क्या कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। भाई आप एक बात बताओ, जिस दिन हम आजाद हुए थे उस दिन अगर ये सिद्धांत लग जाता तो एक वर्ग था स्वर्ण वर्ग और एक वर्ग था दलित वर्ग, और ये सिद्धांत लागू कर देते कि सभी इक्वल हैं, तो ये वर्ग किधर जाता और ये वर्ग किधर जाता? सीधी सी बात है। तो समाज में इक्वलिटी आ जाती क्या? इसलिए हमने इसको तो रख दिया होल्ड पे कि जिस दिन सब बराबर हो जाएंगे, जिस दिन ये लागू कर लेंगे, इतने हम ऑप्शन में क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और फिर हमने आरक्षण का प्रावधान किया कि भाई इसको थोड़ा सा डाउन करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाज में इक्वलिटी आ जाए। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ क्षमता का अधिकार है, न कि समानता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब समान के साथ समान व्यवहार, और समानता का अधिकार का मतलब सभी के साथ समान। तो हमारे यहाँ पर कौन सा अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी या क्षमता का अधिकार। कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया। तो पहला जो राइट हमें दिया हुआ है वो कौन सा राइट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष क्षमता, पहला समझ गए। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। ये कहां दे रखा है, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता दी, जिसमें आर्टिकल 19 में हमें क्या दे रखी है, 6 स्वतंत्रता दे रखी है, बोलने की, यूनियन बनाने की, सम्मेलन करने की, भारत में कहीं पर भी घूमने की, बस जाने की, व्यापार उपजीविका की स्वतंत्रता। 20 में राइट केवल और केवल किसको दिया हुआ है, अक्यूज पर्सन को। 3 राइट दिए हुए हैं। पहला, कि दंड विधि को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाए, यानी आज कोई बात अपराध है
ठीक है, तो ही दंड मिलेगा। आज अगर वो बात अपराध नहीं है तो फिर वो दंड नहीं। आगे बात, तो कोई बात जिस दिन अपराध है उस दिन अगर पनिशेबल है तो दंड दिया जाए। कई बार आपने पढ़ा होगा लीगल हिस्ट्री, तो उसमें एक आता है राजा नंद कुमार का मामला, सुना? नंद कुमार लीगल हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण केस है, राजा नंद कुमार केस। वारेन हेस्टिंग को जानते हो क्या? भारत का वाइसरॉय था, समझ? यानी जो भी करता धरता था भारत का, कौन था? प्रधान राष्ट्रपति, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की दोस्ती हो गई किससे? राजा नंद कुमार से। और वॉरेन हेस्टिंग एक भ्रष्ट व्यक्ति था। और एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति आपका दोस्त है तो मान लेना वो दोस्त नहीं, कब दुश्मन हो जाए पता नहीं। भ्रष्ट व्यक्ति किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तो वारेन हेस्टिंग फुल भ्रष्ट था, जिसके खिलाफ, अब उसका भी समझो, महाभियोग चला कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इतना भ्रष्ट था कि अगर उस पर इंग्लैंड में महाभियोग नहीं लगता तो भाई साहब ने प्रोग्राम बना लिया था कि ताजमहल तोड़ करके इंग्लैंड ले जाऊंगा और मेरे घर पे फिट करूंगा, पत्थरों से अपने घर पे बनाऊंगा। तो वो तो भगवान का शुक्र मानो कि ब्रिटिश संसद में उसके खिलाफ महाभियोग आ गया, तो वो चले गए। अगर वो नहीं जाते तो ताजमहल कहाँ देखने जाना पड़ता आपको? इंग्लैंड में। जैसे हम कोहिनूर ढूंढते हैं ना, ताजमहल भी उसके घर के आसपास ढूंढते कि ये पत्थर है, ताजमहल हुआ करता था। तो उस व्यक्ति की दुश्मनी हो गई किससे? किससे? नंद कुमार से, वाराणसी। तो वो कहा साहब आप इसको सजा कैसे दें? वाराणसी को सजा कैसे दें? तो उसके ऊपर केस चला कि आपने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया है? षड्यंत्र किया है। और आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी में कब जोड़ा गया? मूल आईपीसी में ये अपराध था ही नहीं। 121 ए बी कब जोड़ा गया है? 1912। और जब नंद कुमार को सजा हुई उस वक्त भारत में ये कानून क्या था ही नहीं। तो दुनिया में इस केस के लिए ये कहते हैं कि ये क्या है? किलिंग ऑफ जस्टिस। ये जजमेंट नहीं था बल्कि किलिंग ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की हत्या की गई थी। क्यों? कि जो बात अपराध नहीं है लॉ में, उस बात के लिए राजा नंद कुमार को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दी। कोई आईपीसी में कहीं अपराध ही नहीं था ये। और जो बात अपराध नहीं थी उस बात के लिए क्या कर दिया गया? सजा के लिए। आगे बात समझ में? तो आर्टिकल 20 में ये कहा कि लो दंड विधि को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे। दूसरा, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं देंगे, प्रिंसिपल ऑफ डबल जियो पार्ट। ठीक। और तीसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। कहां दे रखा है? सेक्शन 20, आर्टिकल 20। 21 में जीने का अधिकार। आगे बात समझ, क्या? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी।
तो 22 में किसको राइट दे रखे हैं? अक्यूज पर्सन। क्या अरेस्ट करेंगे तो कारण बताएंगे, रिटर्न में बताएंगे। आगे बात समझे, अपने पसंद के अधिवक्ता से क्या कर सकता है वो? पैरवी करवा सकता है, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। आगे बात। तो यहाँ 4 प्रकार की हमारे को क्या दी हुई है? फ्रीडम। 4 प्रकार की सब। अब एक बात बताओ, जब भारत में गुलाम थे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी हमारे यहाँ? वो कहे यार, राजा महाराजाओं के टाइम बहुत बड़े बड़े किले बन गए। क्यों बन गए? कि जनसंख्या बहुत थी, काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, पैसे हमें देने नहीं थे। तो शोषण था कि नहीं? यही अंग्रेजों के टाइम था, मुगलों के टाइम था, राजाओं के काल में ही था। तो इसलिए हमने वो बनाया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अरे, कि हमने क्या किया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 20, स्पेशली 24 में बच्चों के लिए कहा कि बच्चे क्या है? एक देश का फ्यूचर होता है। भाई कोई भी बच्चे क्या है? एक देश का। और उसको आप क्या करो? मजदूरी में ठोक दो, करो। तो 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक साधनों में काम करने से हमने क्या कर दिया? मना कर दिया। उसके अलावा कह रहा है किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं ली जाएगी? इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कराएगा। इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्या? बेगार। और बेगार का मतलब क्या होता है? बिना इच्छा के, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम कराना बेकार होती है, चाहे उसके लिए पेमेंट किया जा रहा। आगे बात। तो ये कहाँ दे रखा है? लेकिन इन्होंने कहा कि अगर देश हित में जरूरी है, मान लो स्टेट कहे कि सब घरों से एक एक आदमी आएगा, काम करेगा, तो करना ही पड़ेगा। फिर चौथा इन्होंने दिया, किसका? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी, GIONS, रिलीजन्स, धर्म की स्वतंत्रता। ये कहाँ दी? 25 से लेकर। अब देखो, दो बातें। किसी भी व्यक्ति को क्या करने की, दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्ति का इंटरनल पार्ट, और एक तो होता है एक्सटर्नल पार्ट, कि मैं मेरे धर्म को मानने का और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार। ठीक। मानना इंटरनल पार्ट। जैसे मान लो मैं हिंदू, तो मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, ये मेरा इंटरनल पार्ट। ठीक। एक्सटर्नल पार्ट क्या है? कि मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ। हर कोई लगाए जरूरी नहीं।
मैं अगर मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं, और मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, ये सारे काम। अगर मैं सिख हूँ तो मैं सिख धर्म को मानता हूँ, ये मेरा इंटरनल पार्ट हो गया मन से। और दूसरा, उसके अनुसार मैं आचरण करता हूँ। मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब के चक्कर काटता हूँ, सेवा करता हूँ, लोगों की लंगर लगाता हूँ, लंगर में सेवा देता हूँ, ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल पार्ट। मैं हर सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, अपने आप को ईसाई धर्म को मानता हूँ, ये मेरा इंटरनल पार्ट हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं हर संडे को जाके पूजा करूँ। तो मेरे को ये दोनों अधिकार है कि धर्म को मानने का और उसके अनुसार आचरण मानना। और कई ऐसे नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, नहीं मानता। कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, होते जरूरी थोड़ी। तो हर व्यक्ति को मानना नहीं मानना और आचरण करने की स्वतंत्रता दी किसमें, आर्टिकल 25 से लेकर 28। अब एक बात बताओ, मैं अगर किसी धर्म को मान रहा हूं, मेरा धर्म विकसित कब होगा? लोगों को मेरे धर्म के बारे में कैसे पता चलेगा? मेरे लोगों को मेरे धर्म के बारे में कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलता हूँ। कौन सी? धर्म से संबंध। उन्हें खोलने का, उनका पोषण करने का, मैनेजमेंट करने का मेरा राइट है। यानी धार्मिक संस्थाओं को खोलने का और उन्हें संचालन करने का मेरा राइट। और सरकार जैसे अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों को वो देती है सहायता, ऐसे ही मेरे को देती है। और मेरा जो वो है धार्मिक संस्थान है, उसमें मैं धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकता हूँ। सार्वजनिक स्कूलों में नहीं, कौन सी में, केवल धार्मिक स्कूलों। ठीक है, ये कहां दे रखा है? आर्टिकल 25 में। 25 से लेकर फिर पांचवा कौन सा है? राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन। सॉरी, राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चर है हर व्यक्ति की सभ्यता होती है। कुछ सभ्यताएं आपने देखा होगा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही, नहीं? आता नहीं क्या कि भाई, गुलाबो सफीरा को क्यों जानते हैं? कि भारत में, राजस्थान में एक कालबेलिया नृत्य होता है। धीरे धीरे ये नृत्य क्या हो रहा था, गुलाबो सफीरा ने उस कालबेलिया नृत्य को कहाँ दिया है, विश्व के पटल पे अपना नाम दिया। तो जो संस्कृति समाप्त हो रही है उसको आगे बढ़ाने का आपको क्या है, राइट। धर्म को, भाषा को, अपनी लिपि को आगे बढ़ाने का क्या है, राइट। लेकिन कैसे? इसके लिए आर्टिकल 30 में आपको राइट दिया है कि आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। ठीक, इंस्टीट्यूशन में 50% आपके समाज के, 50% अन्य बच्चों को आप एडमिशन लेकर के क्या कराओगे, पढ़ाओगे। और सरकार आपको ऐड देगी, कोई विभेद नहीं करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 29 और 30 में थी। फिर उसके बाद में जो छठा राइट दिया हुआ था, राइट टू, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी हर व्यक्ति संपत्ति को खरीद सकता है, धारण कर सकता है, सरकार उससे संपत्ति नहीं छीन सकती। ठीक,
तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम आजाद हुए ना, तो उस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी कौन? भाई, हमारा जो इकोनॉमी था उसका सोर्स क्या था जब हम आजाद हुए थे? तो एग्रीकल्चर। 95% आबादी किस पे? इनकम सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो वादा थी वो था कौन? जमींदार। क्योंकि जमींदार किसानों से वसूली करता था। अब ये अंग्रेजों ने तो वो जमीन किसको दे गया? जमींदारों को। तो इसलिए 1948 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था जमींदारी अबोलिश एक्ट, 1948। फिर उसके बाद में राइट टू प्रॉपर्टी आ गया। तो ये एक्ट इसके अगेंस्ट हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। और अबोलिश एक्ट में क्या कर रहे हैं? जमींदार से जमीन छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे? इसलिए फिर हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 31 ए जोड़ा। और ये प्रावधान किया कि जो भी भूमि सुधार से संबंधित, यानी लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो भी एक्ट बन रहा है, उस एक्ट के एनफोर्स में अगर कोई विधि बनती है तो आर्टिकल भाग 3 के अगेंस्ट होते हुए भी वो लो क्या करेगा? प्रवेल करेगा। और इसी समस्या को जोड़ने के लिए हमने आर्टिकल 31 बी बनाया और कौन सी नवी अनुसूची बना दी। इसके अलावा आगे कोई दिक्कत आएगी तो नवी अनुसूची का सब्जेक्ट बना करके उस पर हम कानून बना लें। लेकिन ये एक्ट बड़ा दिक्कत कर रहा था कि हमें सड़क बनानी है तो ये आ जाता था, कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है, प्लान बनाना है तो ये आ जाता था। इसलिए फिर इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया? फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300 और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? फंडामेंटल राइट के स्थान पर क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये कह दिया कि सरकार जमीन ले सकती है, लेकिन उसके लिए रीजनेबल युक्ति युक्त मुआवजा देगी। बिना मुआवजा दिए सरकार जमीन नहीं ले सकती। तो मूल संविधान में ये था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे वो कर दिया। और 7वां कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आगे बात, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारे संविधान में टोटल कितने राइट दिए हुए हैं? अगर आपसे पूछे, देखो एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मूल अधिकार है। तो आप देख लेना कि ओरिजिनल वर्ड है, तब तो आपको उत्तर देना है कितना? 7। और आपसे पूछे कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो फिर 6। दोनों का उत्तर क्वेश्चन ढंग से पढ़कर फिर उत्तर देना। एग्जामिनर कन्फ्यूजन कर लेता है कि मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, तो हमने क्या पढ़ रखा है? 6। और मूल में कितने थे? 7। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक फंडामेंटल राइट को क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हटा करके, है ना? तो
इसलिए अब कितने हैं? 6। और ओरिजिनल में कितने थे? 7। तो ये ध्यान रखना कि कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो पहला कौन सा राइट है? राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18। दूसरा राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22। तीसरा राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लेनेशंस। ठीक, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 से लेकर 28, 25। फिर उसके बाद में एजुकेशन और कल्चरल 29 और 30। राइट टू प्रॉपर्टी 44वें संविधान संशोधन। और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी ये आपको मूल अधिकार कितने? 7। अब एक बात बताओ, कई बार आपसे इंटरव्यू देने जाते हो तब आपसे पूछ लेते हैं कि मूल अधिकारों की जरूरत क्यों थी? तो मूल अधिकारों की जरूरत क्यों थी? रिटर्न में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ रहे। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान में मूल अधिकारों की जरूरत क्या थी, उसके बिना काम नहीं चल सकता। इंग्लैंड में कौन से मूल अधिकार दिए हुए हैं? वहां पर भी तो लोग एंजॉय कर रहे हैं मूल अधिकारों को। है क्या चैलेंज करना है? तो वो क्या भाई, पहले तो हमारे यहाँ था ही नहीं। और व्यक्तियों के राइट को और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने भाग 3 में क्या बनाया है? फंडामेंटल राइट। किस चीज के लिए? व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भाग 3 में स्पेशली किसका प्रोविजन किया गया? फंडामेंटल राइट। तो एक बात बताओ, कल को मान लो कि यहाँ का, मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर, और उनका मन कर जाए कि नहीं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वो ये कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूँ। आगे बात समझ रहे? वो कहने आप प्रधान सेवक बंदाज, आई एम द किंग ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में? तो ऐसे जो हमें जिसे राइट डेलीगेट किया गया है, उससे हमारे राइट और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भाग 3 में क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए, न कि इंडिविजुअल्स के विरुद्ध। आगे बात समझ? केवल आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो व्यक्ति और व्यक्ति किसके विरुद्ध? स्टेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। बाकी सारे के सारे किसके अगेंस्ट है? आर्टिकल 14 को पढ़ो, पहला वर्ड क्या है? डायरेक्ट है। 15 का, 16 का। आगे बात समझ में? है ना? 17, 17 भी वो है जो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध मिला हुआ है। आगे बात समझ में? तो ये सारे के सारे किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट। इसलिए आर्टिकल 12 में किसको डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट में क्या क्या इंक्लूड्स है? पहला पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, फिर लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। यानी इन 4 को क्या माना है? स्टेट। क्वेश्चन अराइज होता है कि लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज में क्या फर्क है? तो
लोकल अथॉरिटीज का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपका नगर निगम। नहीं, नगर निगम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भी नगर निगम ही है। म्युनिसिपालिटी का बड़ा रूप है नगर निगम, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नगर निगम ही बोलते हैं। समझ गए? और एक है यूनिवर्सिटी। है विश्वविद्यालय। क्या फर्क है दोनों में? एनालिसिस करना, कल डिस्कस करेंगे इसमें। समझ गए? बाकी 5 मिनट बाद में पर बीएनएसएस देखते हैं। आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ बीएनएसएस के लिए, है ना?